हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी एसएसटी। ओके, ये क्लास 6 का चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, और चैप्टर 1 की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब क्या होता है, जैसा कि अब हम आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे ये पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी और आप समझना। ओके, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, फिर कौन से शेप की है? तो ये हमें बताया जा रहा है कि ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में मैंने बताया था जियोइड एक शेप है, GEOID। जियोइड एक शेप है, जियोइड शेप मीन्स अर्थ लाइक शेप। तो हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी जियोइड शेप की है। ओके, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसको ही जियोइड शेप कहते हैं। तो कहा जा रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब की पिक्चर देखो तुम्हें दी हुई है, आई होप क्लियर दिख रही है। तो ये ग्लोब को देख सकते हो तुम और कंसीडर कर सकते हो कि पृथ्वी कैसी दिखती है। थोड़ी ऐसी दिखती है, बट ये तुम समझना कि वो पोल पर यानी ध्रुवों पर चपटी है। ओके, अब कहा जा रहा है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि हम ग्लोब को एक पृथ्वी के लघु रूप के रूप में पढ़ते हैं। ग्लोब क्या है? मिनिएचर वर्जन ऑफ अर्थ है, कि हम इसको एक छोटा वर्जन इसलिए बना लेते हैं ताकि हमें ये अध्ययन में मदद करे और हमें पढ़ने में सूटेबल हो। ओके, देखो यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में हमें गिवन है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। तो वो आकार और प्रकार कौन से हो सकते हैं? बड़े ग्लोब, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। तो हमें ग्लोब के प्रकार बताए गए। बड़े ग्लोब यानी अगर बहुत बड़ा सा ग्लोब बनाया गया तो फिर क्या हम उसको कैरी कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। और अगर हमें पढ़ना हुआ तो फिर हमें उसी जगह जाकर पढ़ना होगा जहाँ वो ग्लोब रखा है। जबकि अगर हम छोटा ग्लोब बनाएंगे या पॉकेट ग्लोब बनाएंगे जिसको हम कैरी कर सकते हैं, तो फिर हम चाहे जहाँ जाएं उसे लेकर जा सकते हैं। ओके, कहा जा रहा है ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, मतलब एक जगह नहीं टिकते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो ग्लोब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जगह पे स्थिर है, स्टॉप है, बल्कि वो घूमता रहता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है, कुम्हार का पहिया या लट्टू जैसे घूमता है। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ओके, तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ग्लोब पर क्या नहीं दिखाया जाता है? तो 3 ऑप्शन दे देगा, देश, महाद्वीप, महासागर, और एक कोई और ऑप्शन दे देगा कि समय नहीं दिखाया जाता है। तो फिर तुम समझ लेना कि ये तीनों ऑप्शन में से क्या करेक्ट है और क्या नहीं। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा में है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान यानी कि अगर हम ग्लोब बनाते हैं तो पृथ्वी का ही मिनिएचर वर्जन बनाते हैं कि ये पृथ्वी का लघु रूप है, लेकिन ये पूरी तरह से कहना कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसी है ये गलत होगा। मतलब ये कठिन है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। मतलब हमें कुछ पॉइंट्स और कुछ रेखाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो फिर हम स्थिति बता सकते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे हम। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जैसा कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि अक्ष कहा जाता है जिसे, तो ये है तुम्हारा, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा ग्लोब बना है ना, फिर ये जो सुई है यानी ग्लोब, तुम देखो ये जो अर्थ लाइक शेप है ये बिल्कुल सीधा नहीं है बल्कि थोड़ा सा झुका हुआ है। तो तुम घुमाओगे या तुमने अगर कहीं लैब में या कहीं अपने स्कूल में देखा होगा ग्लोब, तो तुम इसको आसानी से समझ सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है
कि जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, वो सुई को क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा, तो ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर या दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। बिल्कुल सही। तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी कैसे घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये दिशा तुम लोग को याद रखना है, इस पॉइंट को नोट कर लो। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो इसका जो अक्ष बनाया गया है, जो तुमने देखा कि सुई है, फिर पृथ्वी झुकी है, पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई है, इसलिए इसको सुई की मदद से ग्लोब पर दिखाते हैं, जबकि वास्तविक यानी रियल में ऐसी कोई सुई नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जो अक्ष की बात कर रहे हो, अगर तुम्हें इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये एक्टिविटी करके तुम देख सकते हो। जैसे यहाँ पे गिवन है ना, और कुछ करके सीखें। तो एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लो और स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दो बीच से, और फिर ये सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। जैसा कि तुम कोई आलू लोगे, उसमें कोई, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, आलू लो या फिर गेंद लो। उसको स्वेटर बुनने वाली सिलाई है या कोई सुई है, वो उसके अंदर जब तुम इंसर्ट करोगे तो फिर वो क्या होता है कि वो घूमने लग जाती है। उसको फिर मीन्स तुम मूव कर सकते हो। तो वो तुम्हारा जो आलू है या गेंद है, वो एक पृथ्वी का शेप ले लेगा, पृथ्वी का आकार ले लेगा, और वो जो सुई है या फिर स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई है, वो अक्ष का काम करेगी। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा है, जैसे यहाँ मैं तुम्हें एग्जांपल में दिखाऊं तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन बनी है, विषुवत वृत्त ना, इसी की बात हो रही है। ये काल्पनिक रेखा है। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसा कि तुम एक बॉल लोगे या गेंद लोगे या ग्लोब तुमने देखा हो, तो ग्लोब को जब आधे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो उत्तरी भाग कहलाता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ओके, सो एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब पे तुम कैसे दर्शाओगे कि पृथ्वी पे कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए विषुवत वृत्त बहुत आवश्यक है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, अक्षांश को इंग्लिश में लैटीट्यूड भी कह सकते हैं। तो तुम ये याद रख सकते हो, लेटी यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ना, उनको हम लैटीट्यूड कहते हैं। देखो ये कैसे डिग्रीज़ में नापी जा रही हैं और ये समानांतर चलती हैं। और एक पॉइंट और तुम्हें ध्यान देना है कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं, इनका आकार छोटा हो जाता है। ओके, सो यही मेन पॉइंट्स थे जो तुमको ध्यान देने हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश की अगर डेफिनेशन तुमको लिखने के लिए आ जाए तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि अक्षांश रेखाएँ वो काल्पनिक रेखाएँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जोड़ती हैं, जो पश्चिम को पूर्व से जोड़ती हैं। ठीक है, और ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, ये हम इमेजिन करते हैं, ऐसी रियल में कोई लाइन नहीं है। अब देखो आगे हमें गिवन है कि विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त यानी कि जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत वृत्त को इक्वेटर भी कहते हैं, तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो अपनी आसानी के लिए। तो ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, मतलब ये 0 डिग्री से प्रेजेंट की जाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ओके, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो इक्वेटर होती है ना, वो हमारी 0 डिग्री की होती है। तो जब हम विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, इसका मतलब ये है जैसे हमारी इक्वेटर है,
तो जैसा पृथ्वी का तुमने शेप समझा कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में गोलाकार है, उभरी हुई है, तो यानी जब बीच में उभरी हुई है तो विषुवत वृत्त ना सबसे बड़ी रेखा होती है, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी का आकार सबसे ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे जब ध्रुवों की तरफ जाओगे तो मैंने तुम्हें बताया ना कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी। ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर तुम पहुँचोगे तो अक्षांश रेखा क्या होगी कि वो बिल्कुल ऐसी कम हो जाती है, और हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखा वहाँ पर कम होती जाती है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो विषुवत वृत्त है ना, तो ध्रुवों की लंबाई उसकी 1/4 है। ओके, सो यही कहा जा रहा है कि जो विषुवत वृत्त है उसका माप तो 360 अंश का है, तो इसका 1/4 कितना होगा, 90 अंश। तो यानी ध्रुवों पर जो उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश है दोनों 90 डिग्री के हैं। तो पोल पर अक्षांश की डिग्री अगर तुमसे पूछे कि पोल पर जो है ध्रुव पर अक्षांश कितनी डिग्री पर स्थित है, तो तुम कह सकते हो 90 डिग्री पर। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर को की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये तुम बिल्कुल बेसिक सा है कि तुम समझ सकते हो कि जो विषुवत वृत्त है, तो जो उत्तर की दिशा में अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध में है वो उत्तरी अक्षांश है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो दक्षिणी अक्षांश है। अब इसके बाद हमें दिया गया है कि इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या दा से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब उ का मतलब उत्तर, दा का मीन्स दक्षिण। ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तो ये ना उत्तर की तरफ पड़ता है, और जो ब्राज़ील है ये दक्षिण की तरफ पड़ता है। तो वही कहा जा रहा है कि ये 20 डिग्री पर, दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर हैं, लेकिन ये जो हॉरिज़ॉन्टल है मीन्स ये ना तुम्हारा 20 डिग्री दक्षिण में है, और जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में है। ओके, सो इसलिए तुमको उत्तर अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का ज्ञान दिया जाता है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, जो कि हमने बिल्कुल समझ भी लिया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे एक अक्षांश रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखो यहाँ पर विषुवत वृत्त हमें दी हुई है 0 डिग्री, है ना। हमने भी पढ़ा है कि इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री पे प्रेजेंट होती है, 0 डिग्री पे सिचुएटेड होती है। अब यहाँ पर देखो, और इक्वेटर के अलावा 4 और बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जो कि तुम्हें ध्यान में देना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है हमें कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा कितने पे सिचुएटेड है, 23.5 डिग्री उत्तर में है, और उत्तर ध्रुव वृत्त जिसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है ये 66.5 डिग्री उत्तर में है। अब मकर रेखा को तुम देखो, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री दक्षिण, और दक्षिण ध्रुव वृत्त जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट भी नीचे है, इससे तुम इसे रिलेट करके याद रख सकते हो। तो ये 66.5 डिग्री है। ओके, देखो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये हमारा पोल पर लिखा भी है। तो विषुवत वृत्त से लेकर जो ये हमारी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक जो सीज़न होता है ना, वो उष्णकटिबंधीय एरिया होता है। मतलब वो एरिया ऐसा होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से पड़ती हैं, रेनफॉल भी अच्छा होता है, यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। ओके, और ये हमारा कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त या आर्कटिक वृत्त जो हम कहते हैं ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और मकर रेखा से लेकर जो हमारा ये अंटार्कटिक वृत्त है यहाँ पर दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल से ऊपर उत्तर ध्रुव तक क्या है, हमारा शीत कटिबंध है। तो ऊपर को उत्तरी शीत कटिबंध, और नीचे जो अंटार्कटिक सर्कल से दक्षिण ध्रुव वृत्त पे है उसे क्या कहेंगे, दक्षिणी शीत कटिबंध। ये मैप, अगर ये जो चित्र बना हुआ है इसको तुम अगर अपने माइंड में रखोगे तो तुम्हें ईजिली ये समझ में आ जाएगा, ईजिली ये रिमेंबर रहेगा। ओके, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। ओके, अक्षांश का मतलब वो रेखाएं ना जो कि समानांतर चलती रहती हैं, एक के बाद दो, पैरेलल कह सकते हैं। ठीक है, अभी तो तुम्हें अक्षांश का अच्छा ज्ञान हो गया होगा। अब देखो विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री पे है, और उत्तर ध्रुव बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और दक्षिण ध्रुव जो कि 90 डिग्री दक्षिण में है। ओके, के उत्तर 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमें दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो ये हमने पढ़ा, अभी तुम्हें समझाई भी हूँ।
और अगर इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर ले लो। देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ये पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताती हूँ, तब ये थोड़ा कहा जाता है। जैसे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ओके, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है, तो इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इसलिए ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो, एक बार मैं उष्ण कटिबंध तुमको रिकॉल कराना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर दे दिया है कि तुम एक कोई भी शीट लो या कांच लो और उस पर कभी तुम कोई भी, चलो पेपर ले लेते हैं कुछ भी, तो उस पर जब टॉर्च से रोशनी मारोगे तो ये टॉर्च जो है ना, ये सूर्य का काम कर रही है, सूर्य की रोशनी का काम कर रही है। तो जब उसके बीच में सूर्य पड़ेगा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा रोशनी होगी, और उसको जब तुम थोड़ा सा बेंट कर दोगे, थोड़ा सा झुका दोगे या थोड़ा सा लेटी हुई ऐसे कर दोगे, तो फिर वो क्या है, तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो बिल्कुल पृथ्वी की स्थिति भी ऐसी है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमारी घूमती रहती है, तो सूरज की रोशनी हमेशा एक जगह पे तो नहीं पड़ती, चेंज होती रहती है उसका प्लेस, तो उसी के अकॉर्डिंग सीज़न बदलता है। ओके, सो यहाँ पर अभी हम शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र, और वो तो हमने डायग्राम में ही देख के समझ लिया। मैं सजेस्ट भी करूँगी तुमको कि एक बार इसको अच्छे से रीड करके तुम वो डायग्राम बस अपने माइंड में सेट कर लोगे, फिर तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक बार यहाँ पे देख लेती हूँ। मैंने दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, मतलब सूर्य की किरणें यहाँ पूरी तरह से नहीं पड़ती हैं, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट तुम ऐड कर सकते हो कि ये जो शीत कटिबंध वाला एरिया होता है, चाहे उत्तरी शीत कटिबंध हो चाहे दक्षिणी शीत कटिबंध हो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। ओके, तब हमने अक्षांश के बारे में पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है देशांतर, कि देशांतर क्या होता है, देशांतर क्या है, इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो देशांतर क्या है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। मतलब जैसे हमने ग्लोब पढ़ा कि मिनी मेजर वर्जन ऑफ अर्थ है, फिर उसके बाद अक्षांश के बारे में, अक्षांश क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अक्षांश है, और वहाँ पे सीज़न को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर हमको कोई लोकेशन चाहिए, कि जैसे हमारा ये भारत कहाँ पर स्थित है, तो उसके लिए अगर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए ना, तो तुमको अक्षांश के साथ साथ देशांतर का भी ज्ञान होना चाहिए। ओके, सो हमें गिवन है कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, 20 डिग्री दक्षिण में है ये मॉरिशस द्वीप। सो उनकी स्थिति, उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामयोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। चलो ये तो ठीक है, मैं तुमको उसको बाद में समझाऊंगी, पहले ये तुम ये पिक्चर देख लो जो तुम्हें गिवन है। तो देशांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, इसको लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ओके, तो ये 0 डिग्री जो रेखा दिख रही है ना, देखो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को एक रेखा मिला रही है, 0 डिग्री इसका नाम है। इसको कहा जाता है, जैसे कि हमको बताया गया ना, इसको क्या कहा जाता है, देशांतरी यामयोत्तर, और इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। टर्म तुम याद रख सकते हो, प्राइम मेरिडियन ईजी होगा। तो ये देखो देशांतर रेखाएं ऐसी होती हैं। तो जब हमें अक्षांश और देशांतर दोनों का ऐसा, तो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा जोड़े वही देशांतर रेखा कहलाती है। ओके, तो देखती हूँ मैं यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि देशांतर रेखा की दूरी को भी अंशों में मापा जाता है। उसको हम डिग्री में मापते हैं, इसको अंशों में मापते हैं, सेम चीज़ें हैं। तो प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरह बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामयोत्तर आपस में मिलते हैं। तो जो पोल होता है, पोल से यानी मैंने बताया ना कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं
तो उत्तर ध्रुव से जैसे जैसे मैं बहुत सारी लाइन्स अगर खींचूंगी तो वो लाइन सारी आपस में मिल जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि जो उत्तरी ध्रुव पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती, वो आपस में मिली हुई होती हैं। यही हमें बताया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। ओके, जैसा मैंने तुमको बताया था कि विषुवत वृत्त जो है वो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। बट देशांतर रेखा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा न सारी रेखाएं समान होती हैं क्योंकि सब उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। ओके, ये तुम्हें पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तुम अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आया कि दोनों में अंतर लिखो तो भी तुम ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। ओके, सो हमें कहा जा रहा है कि इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, या लंदन तुम कहो, ग्रीनिच रेखा जो है ना वो लंदन से होकर गुजरती है। तो वहाँ से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। जो मैंने तुमको दिखाया था 0 डिग्री देशांतर, मैंने कहा इसको प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं ना। सो ये प्राइम मेरिडियन कहा जाता है उसको, वहीं से हम समय का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ना कि यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। और अगर तुमसे पूछा जाए कि हम ग्रीनविच से ही गुजरने वाली रेखा को क्यों लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि इसके एक साइड यानी पूर्व में ये 180 डिग्री है और पश्चिम में भी 180 डिग्री है, तो ये बीच में है, इसलिए हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों पूर्वी गोलार्धों एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का इस्तेमाल करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। जैसे कि मैं 0 डिग्री पे हूँ तो अगर पूर्व की तरफ जाऊँगी तो मैं कहूँगी 1 डिग्री पूर्व, 2 डिग्री पूर्व, और अगर पश्चिम की तरफ जाऊँगी तो कहूँगी 1 डिग्री पश्चिम, 2 डिग्री पश्चिम। यही बताया जा रहा है। तो ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ओके, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ओके, सो अब हमें गिवन है कि अगर तुम पूर्व की तरफ से देखोगे तो वो पूर्व है और अगर पश्चिम की तरफ से देखोगे तो वो पश्चिम है। तो अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब ग्रिड क्या होती है? जहाँ पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को कट करती है ना, वही ग्रिड है। देखो उत्तर ध्रुव पे अगर मैं तुमको दिखाऊं, देखो कैसे सारी यहाँ पर देशांतर रेखाएं जाकर आपस में मिल गई हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिणी ध्रुव पे यानी ध्रुवों पे देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, बिल्कुल अलग नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पर इनकी कोई डिग्री नहीं दी जाती, मतलब कोई इनका स्थान नहीं बताया जाता। ग्रिड का मतलब यही है जहाँ पर अक्षांश रेखा देशांतर रेखा को कट करे, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिले उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम कहते हैं ग्रिड, अर्थ ग्रिड। और देखो ये जो डॉट 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 वाली लाइन दिख रही है ना, यही तुम्हारी प्रमुख याम्योत्तर है जो कि 0 डिग्री से प्रेजेंट की जा रही है। अब तुमको कहा जा रहा है कि अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। देख लिया हमने। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। जब हमें पता चल गया कि अक्षांश रेखा यहाँ ये 26 डिग्री उत्तर में है और ये किस डिग्री 90 डिग्री पूर्व में देशांतर पर है, तो जब जहाँ पर ये दोनों अक्षांश और देशांतर मिलेंगे वहीं पर हमको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। मतलब जो एकदम लेटी हुई और खड़ी लाइन होती है उसको खींचिए और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा अंगा से व्यक्त करके इसे तो मिला सकती हो, तो ये ग्रिड बन जाएगी जैसा अभी हमने पिक्चर में देखा है। ओके, मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी देशांतरों को व्यक्त करती हैं। ये तुम्हें बताया जा रहा है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया है तुम्हारा थोड़ा समझने के लिए, तुम कह सकते हो ये तुम्हारा मैप आ गया है। ठीक है,
जस्ट अ मिनट। सो देखो, ये मैप में तुमको बताया जा रहा है ना कि कॉन्टिनेंट, अगर तुमने ग्लोब की जैसे हमने बात की, तो ग्लोब को अगर एक सादे कागज़ में प्रेजेंट करोगे तो इसी तरह से चित्र बनेगा। इसमें तुम भारत को ढूंढो, देखो भारत कहाँ है, आई होप ढूंढ लिया होगा तुमने। देखो यहाँ पे तुम्हें गिवन है ना कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये जो ग्रीनलैंड के पास देखो, ये जो है उसके आगे ग्रीनिश रेखा है, डॉट 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 से तुमको दिख रही होगी। तो यहाँ से ये लाइन गुजर रही है, इसका मतलब ये 0 डिग्री प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम देखते होगे कुछ कॉन्टिनेंट में +1 लिखा है, कुछ में +2 लिखा है, कुछ में +3 +4 +5, इंडिया में 5.5 लिखा है। इसका मतलब क्या है, यानी इतने घंटे यहाँ समय लंदन से आगे है। और जब ये बात तुम्हें इस चित्र के थ्रू याद रखनी है कि जब तुम पूर्व में जाओगे ना, तो क्या होगा कि तुम्हारा ये जो है टाइम बढ़ता जाएगा, और जब पश्चिम में जाओगे तो टाइम क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, इसलिए इधर पश्चिम में, अमेरिका में, कनाडा में, दक्षिण अमेरिका में, सब में क्या है, एक माइनस में टाइम दिया गया है, और पूर्व के में टाइम प्लस में दिया गया है। तो यानी कि जब हम लंदन से उधर तरफ जा रहे हैं तो पूर्व की तरफ, तो हमारा टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो टाइम घटता जा रहा है। ओके, देखो अब यहाँ पे तुम्हें गिवन है ये कि आप देखेंगे कि वृत्त आ खा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब यहाँ पर तुमको ऐसे ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, इसमें से भी कुछ दे देता है क्वेश्चन, जैसे कि ये हमारा आ कौन से अक्षांश और देशांतर पर है। तो तुमको पता है कि ये खा अक्षांश और कौन से देशांतर पर है, 1 डिग्री देशांतर पर है। पता होना चाहिए ना कि अक्षांश मतलब लैटीट्यूड, वो रेखाएं जो लेटिंग हैं, और देशांत मतलब लॉन्गिट्यूड, वो रेखाएं जो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हैं, लंबी हैं। ठीक है, तो अब देशांतर और समय की बात की जा रही है, के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर सीज़न कैसा होगा, है ना, कि मौसम कैसा है कौन से एरिया का। लेकिन देशांतर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम इससे समय का पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि इसकी सबसे मुख्य जो देशांतर है वो है प्राइम मेरिडियन, है ना। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से पूर्व की तरफ जाएं तो जो समय है बढ़ता जाएगा, और अगर पश्चिम की तरफ जाएं तो समय घटता जाएगा। तो देशांतर और समय में बहुत ही ज़्यादा जो है मेल है, हम कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है समय जानने के लिए देशांतर रेखाएं। तो समय का मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। अब समय इसलिए बदलता है क्योंकि पृथ्वी हमारी घूमती रहती है, इसलिए समय, सीजन सब बदलते हैं ना। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। जैसा कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, जैसे इंडिया में हम रहते हैं, तो सूर्योदय यानी सूर्य का उदय, यानी सूरज हर दिन उगता है, हर दिन डूबता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ओके, तो ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या बताया जा रहा है कि जैसे अगर 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, तो जिस समय सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। ये हमने पढ़ा है। तो समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है तुमको, ये पैरा समझ लो। ये देशांतर रेखा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। तुमने थोड़ा भी मैथ पढ़ा होगा तो पता है ना कि एक गोले का जो अगर चक्कर उसको लगाओगे तो कितना होगा, वो 360 डिग्री होता है ना। ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं
तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, तो पूर्व में यानी समय आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, तो वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में तो वो समय घट जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो जब तुमको पता चल गया कि 1 मिनट इक्वल 4 डिग्री और 24 घंटे इक्वल 15 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ओके, सो जैसा कि हम लोगों को अब वॉच मिल गई है तो हमें टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, बट ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया गया, कैसे वॉच बनाई गई, तो यही सारी स्टडी के थ्रू ऐसा हुआ। तो हम मानक समय क्यों मानते ये समझते हैं। मानक समय का मतलब है कि जैसे देशांतरी रेखा यहाँ से ये गई है, यहाँ से ये गई है, ऐसा क्यों मानते हैं। तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे देखो एक चित्र तुमको यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले वही दिखा देती हूँ कि भारत का मानक याम्योत्तर, ये तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये तो तुम याद रख सकते हो, जो भारत है अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कौन से गोलार्ध में है तो उत्तर गोलार्ध में है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तर में है लेकिन वो पूर्वी में आता है। तो इसलिए यहाँ पे तुम ध्यान रख सकते हो कि जो तुम्हारे मानक याम्योत्तर है, यानी सोचो जो देशांतर रेखाएं, काल्पनिक देशांतर रेखा है ना, वो इलाहाबाद के वो यूपी के नैनी इलाहाबाद के पास है, तो वो यूपी के नैनी से होती हुई जाती है, तो जो कि कहाँ पर उसको मापा गया है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व में, या 82.5 डिग्री पूर्व कह सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। इसलिए भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ये भी बहुत अपवाद चलता रहता है कि क्या भारत इतना बड़ा है कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 1.5 घंटे 2 घंटे का फ़र्क होता है सूरज उगने में, सूरज डूबने में, तो उसमें एक ही मानक याम्योत्तर है ना, तो इसलिए समय सेम ही होता है। तो वही अपवाद चलता रहता है कि यहाँ भारत इतना बड़ा है कि इसमें 2 मानक याम्योत्तर होनी चाहिए, जैसे कि कनाडा में 2 है, रशिया में कई सारी हैं, इस तरह से। तो इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि 82 डिग्री 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व में या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना जाता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय समझा जाता है। इससे भारत का समय निकाला जा सकता है। तुमको अगर कोई लोकेशन दे दी जाए, कुछ दे दिया जाए, तो तुम इससे भारत का एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। ठीक है, वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। 2 बजे अपराह्न मतलब 2 बजे दोपहर में। तो भारत के समयानुसार जैसा हमने पढ़ा था ना 5.5 घंटे आगे है, तो 7:30 बजे होगा, तो देर रात्रि से समाप्त होगा। तो क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? कैलकुलेट करो, और जो मैंने तुमको वो चित्र दिखाया था ना, उससे भी हेल्प ले सकते हो। तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ये हमने पढ़ा, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, पढ़ा हमने। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक समय माने जाते हैं, अपनाए जाते हैं। जैसा मैंने तुमको बताया था कि रूस में कई सारे, तो यहाँ पर दिया है रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अब तुम्हारा ये चैप्टर होता है फिनिश। और देखो, ये तो मैंने तुमको अच्छे से अक्षांश और देशांतर समझा दिया है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। और यहाँ पे
तुमको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अभ्यास के प्रश्न तुमसे नहीं हो रहे हैं, या तुम्हारा ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ। और अगली सीरीज़ आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो जिसमें तुम्हें कोई डाउट है, बताओ। मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगी, पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू।